हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगेंद्र सर जमुना में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो वेरी इम्पोर्टेंट हो, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज का यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबको देखेंगे। आपका 70 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पेपर में 99% आएगा ही। ठीक है, मैं 1% नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा अलग हो जाए, बट 99% ये क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं हम लोग VVI MP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाक से तैयार कर लो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये वो इस प्रकार से है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो है तो 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो 33% है दोस्तों, ये का नंबर ऑप्शन इसका जो है तो ये 33% ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है दोस्तों, ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलीय ऊर्जा ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ये जो खनिज तेल वाला है दोस्तों ऑप्शन, ये जो है तो सीमित है। इनका अगर हम हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसकी हमें कमी देखने को मिले। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो इस प्रकार से है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं है उसे कौन सी भूमि कहते हैं। तो उसका जो है तो इसमें 4 ऑप्शन है, बंजर भूमि, कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि और परती भूमि। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बंजर भूमि, क्योंकि कृषि भूमि वह भूमि होती है जिसमें कृषि कार्य किए जाते हैं। उपजाऊ भूमि वह भूमि होती है जिसमें कृषि फसलें जो है तो सबसे ज़्यादा उपज देती हैं। और अगर हम परती भूमि की बात करें तो यह वह भूमि होती है जो लगभग 6 मंथ पहले या 1 साल पहले से जिसमें खेती नहीं की जा रही, वह परती भूमि कहलाती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र कैसा है। मतलब पहाड़ी है, मैदानी है, पठारी है, ठीक है, पर्वतीय है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 43% भू क्षेत्र है वह कैसा है, वह मैदानी है। ठीक है, मतलब जो है तो इतना क्या है, वो मैदान पड़ा हुआ है, इतना भाग। ठीक है, बाकी में जो है तो पहाड़ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं। ठीक है, लेकिन जो है तो 43% भू क्षेत्र जो है वो मैदानी पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें 4 ऑप्शन है, भोपाल में, रियो डी जेनेरो शहर, लखनऊ शहर और नेपाल। ठीक है, तो भोपाल में तो हो नहीं सकता, ठीक है, लखनऊ शहर में भी नहीं हो सकता, नेपाल में नहीं हो सकता, भोपाल में नहीं हो सकता, लखनऊ में नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, यानी कि रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इसमें 4 ऑप्शन है, का नंबर ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ख नंबर है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, और ग नंबर है 35 लाख वर्ग किलोमीटर, और घ नंबर है 30 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा क नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा का नंबर ऑप्शन। ठीक है, कौन सा, का नंबर ऑप्शन। ठीक है, भूमि एक कैसा संसाधन है। ठीक है, जो भूमि है वह कैसा संसाधन है, तो भूमि एक कैसा संसाधन है, मतलब जो है तो असीमित है कि उपयोगी है कि मूल्यवान है कि सीमित है, कैसा संसाधन है, इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सीमित संसाधन। सीमित इसलिए क्योंकि जो है तो भूमि के निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसके निर्माण में लगभग जो है तो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी भूमि उतनी की ही उतनी है, हमारा स्थल भाग नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, निर्माण होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भूमि एक सीमित संसाधन है, और संसाधन इसलिए क्योंकि वो हमारे उपयोग में आ रहा है। ठीक है, उपयोग में आ रही है, उसमें हम हॉस्पिटल, घर, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ये सब बना के रखे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर कौन से संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर मतलब व्यक्तिगत संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। संभावी संसाधन, यह भी नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन, यह भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही नंबर जो ऑप्शन है वो का नंबर हो जाएगा, यानी कि जैव और अजैव संसाधन। यह जो है तो कैसे संसाधन है, यह जो है तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है। जैव यानी जिसमें जान होती है, और अजैव संसाधन यानी कि जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को कौन सी भूमि कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को कौन सी भूमि कहा जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, खादर भूमि, बांगर भूमि, चालू परती भूमि और अन्य परती भूमि। खादर भूमि क्या होता है दोस्तों, इसका सही नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो है तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा से जो निर्मित है वो हो जाएगा बांगर भूमि। ठीक है, बांगर का मतलब होता है दोस्तों बंजर भूमि। ठीक है, बांगर का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई फसलें नहीं उगा सकती। ठीक है, वहाँ केवल आप बिल्डिंग बना सकते हैं, कंपनी या कारखाने लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि को हम जो है तो क्या कहते हैं, बांगर भूमि कहते हैं। ठीक है, और खादर भूमि की अगर बात करें तो ऐसी भूमि होती है जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की जो है तो फसलों को उगा सकते हैं, और अच्छी खासी उसमें से जो है तो आप उपज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर चालू परती भूमि की बात करें तो यह ऐसी भूमि होती है जो लगभग जो है तो 6 मंथ पहले से जिसमें खेती नहीं की गई है, वो चालू परती होती है। और अन्य परती भूमि मतलब कहा जाए तो जिसमें 1 वर्ष पहले से जो है तो कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर कि लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो यह जो है तो इसमें ऑप्शन है लेट और लेटर और लोट से। तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा खा नंबर। ठीक है, किससे बना है, वो लेटर शब्द से बना है। ठीक है, लेटराइट शब्द जो है तो वह ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। तो पंजाब और हरियाणा में जो है तो 70% ऑप्शन है, 80%, 90 और 60%। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 80%। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है तो कृषि कार्य किया जाता है, 80%। केवल 20% ऐसा है जहाँ पे कंपनी, कारखाने या जो है तो स्कूल, कॉलेज या विद्यालय या वगैरह जो है तो खुले हुए है। बाकी 80% भूभाग पर जो है तो कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख कैसा मरुस्थल है। लद्दाख सबको ही पता होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है उष्ण मरुस्थल, उपोष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल और उच्च उपोष्ण मरुस्थल। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शीत मरुस्थल। ठीक है, शीत मरुस्थल, क्योंकि लद्दाख में हमेशा जो है तो क्या है ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ऊंचाई पर जाने से तापमान घट जाता है और जो ठंड वाला सिस्टम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम
कब लागू हुआ? तो इसमें ऑप्शन है 1970, 65 और 75 तथा 72। ठीक है, तो इसमें सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1972। ठीक है, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जो है तो सभी प्रकार के वन में निवास करने वाले जीवों को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, और जो जा कर के जंगलों में अवैध शिकार वगैरह करते थे उन पर जो है तो रोक लगा दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना। कौन सी टाइगर योजना? प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, तो इसका जो है तो 4 ऑप्शन है 1980, 73, 76 और 70। ठीक है, 1980, 1973, 1976 और 1970। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1973। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना कहाँ स्थित है? सरिस्का बाघ राजस्थान है ऑप्शन, मध्य प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। ठीक है, तो कहाँ पे है सरिस्का बाघ परियोजना, कहाँ पे स्थित है? ये जो है तो राजस्थान में। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ठीक है, ऑप्शन है खेजड़ी और चंदन, तुलसी और बरगद, आम और इमली, पीपल और वट वृक्ष। तो किसकी करती हैं? आम और इमली की, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान आम और इमली वृक्ष की जो है तो क्या करती हैं? पूजा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारत में सघन वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सघन, सघन का मतलब है पास पास। ठीक है, सघन वन क्षेत्र का यानी कि घने वन कितने प्रतिशत हैं भारत में? ठीक है, ऑप्शन है 12.2%, 13.4%, 14% और 15%। तो कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 12.2%। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है छोटा नागपुर के पठार में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? जनजातियां दोस्तों, जनजाति क्या होती हैं? जातियां वे होती हैं दोस्तों जहाँ जो है तो एकदम बहुत ही पिछड़ी हुई होती है, मतलब आदिवासी जो समुदाय है वो जनजातीय में आता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर का इसका सही होगा जाएगा मुंडा और संथाल। यह जो है तो ऐसी जनजातियां हैं जो छोटा नागपुर के पठार में निवास करती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं? दोस्तों संसाधन देख लेते हैं। कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। क्या है? कोई एक वस्तु है संसाधन। ठीक है, कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और वह वस्तु को उपयोगी और मूल्यवान मानव बनाता है। कौन बनाता है? मानव। इसलिए मानव भी जो है तो एक संसाधन है और हमारे उपयोग में आने वाली हर एक वह वस्तु जो उपयोगी और मूल्यवान है वही संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो ऐसा है संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? संसाधनों का जो वर्गीकरण है वह निम्न आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है तो कैसे संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर मतलब जैव और अजैव संसाधन, ये जो दो प्रकार के संसाधन है ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है। दोस्तों यहाँ पे जो जैव संसाधन है ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जान होती है, जिसमें ठीक है, और अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होती है। दोस्तों मृदा जो है तो एक संसाधन है लेकिन वह एक अजैव संसाधन है। ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी जानवर होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर संसाधन की बात करें तो समाप्यता के आधार पर संसाधन, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन या अनवीकरण, या नवीकरण का मतलब होता है जो है तो गैर परंपरागत संसाधन और अनवीकरण का मतलब यह भी होता है कि परंपरागत संसाधन। परंपरागत का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन काल से चला आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नवीकरण संसाधन देख लेते हैं, यानी कि गैर परंपरागत संसाधन के स्रोत। ये ऐसे संसाधन होते हैं, ठीक है,
नवीकरण जो संसाधन होते हैं यह ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। उनको हम चाहे कितनी बार यूज कर लें उनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरण संसाधन है यानी कि गैर परंपरागत संसाधन है दोस्तों, यह एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद वह जो है तो दोबारा उपयोग हम उसका नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि टू व्हीलर में अगर आप पेट्रोल डाल दिए और पेट्रोल डाल करके आप मार्केट तक गए और मार्केट से अगर वापस आए तो उस दौरान जो आपका पेट्रोल खत्म हुआ, क्या आप उस पेट्रोल को दोबारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो वही है अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बना सकते हैं, बन सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में लगभग हजारों वर्ष लगेंगे। ठीक है, करोड़ों वर्ष लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो है तो संसाधन, जैसे व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि खुद का प्राइवेट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा खुद का कोई गार्डन है, उस गार्डन में हमारे अलावा कोई नहीं घूम सकता। ठीक है, और सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब सबके होते हैं, सब लोग वहाँ पे जा सकते हैं, सब लोग वहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन में आपकी कार हो गई, टू व्हीलर हो गई, आपकी इजाज़त के बिना कोई और उसको दूसरा छू भी नहीं सकता। जबकि सामुदायिक संसाधन में उसको सब छू सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम राष्ट्रीय संसाधन की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन जैसे मान लेते हैं हमारा जो भारत है उसमें जो है तो 200 समुद्री मील की दूरी, हमारा जो भारत का मैप है उसके नीचे पूरा समुद्री भाग है। तो उस समुद्र में 200 समुद्री मील की दूरी तक पेट्रोल डीजल निकालने का जो अधिकार है वो अपने भारत सरकार का है। और उसके बाद बाहर का जो 200 मील से बाहर का जो अधिकार है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का उसमें अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, जैसे संभावित संसाधन हो गया, विकसित संसाधन हो गया, भंडार और संचित को। संभावित संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो अभी उपलब्ध तो हैं, ठीक है, लेकिन उपयोग में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है, संभव है कि आगे आने वाले समय में उसका उपयोग किया जाने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कोई भूमि जो है तो बंजर पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, तो आगे आने वाले समय में उसका भी प्रयोग करना लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो संभव है कि आगे ऐसा हो सकता है। वही होते हैं संभावित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, ये पूरी तरह से विकसित है, सब लोग इसका यूज पूरी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, भंडार संसाधन क्या है? मतलब जो है तो अभी जो है तो जैसे कहने का मतलब कि तुम्हारे पास अगर डैम है तो डैम में जो पानी है उस पानी से आप जो है तो पूरी का पूरी जो है तो बिजली बना लें, या कुछ जो है तो वहाँ पे पूरी बिजली नहीं बना करके कुछ पानी वहाँ पे भविष्य के लिए छोड़ देना, वही होता है जो है तो भंडार संसाधन। संचित कोष क्या होता है दोस्तों? मतलब जो है तो जो अभी संचित है, जो मतलब रखा हुआ है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो संचित कोष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो इस प्रकार से है, इसको देखते हैं। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न कोई दो समस्याएं लिखी। अति दोहन यानी अधिक से, मतलब उसका अधिक प्रयोग करने से जो समस्याएं हुई हैं उन समस्याओं के बारे में बताना है। तो संसाधनों के अति उपभोग या दोहन से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहला जो है तो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास होने लगा है। जैसे दो व्यक्तियों में लालच बढ़ी, ठीक है, और वो लालच के कारण संसाधनों को कहीं ना कहीं वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं संसाधन। जैसे कहने का मतलब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पन्ना में जो है तो हीरे की खान है। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है तो हीरे की खुदाई में काम करते हैं, तो मिट्टी तो खोद के फेंक देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है तो बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन किसी एक को ही जो है तो मिलता है। ठीक है, सबको हीरा नहीं मिलता है, तो जिसको मिल गया वो अमीर, जिसको नहीं मिला वो गरीब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो संपन्न अमीर वर्ग और दूसरी तरफ जो है तो साधनहीन गरीब वर्ग आ जाता है।
ठीक है। और समाज भी जो है वो क्या है, दो हिस्सों में बंट गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो गया अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट है इसी में समस्या, तीसरी समस्या है जो संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई, वो है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया। वैश्विक यानी कि विश्व के स्तर पर संकट पैदा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, कारखाने लगे हैं, उन उद्योगों और कारखानों के द्वारा जो मतलब जो है तो प्रदूषण किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि धूल प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, तो इससे कहीं न कहीं जो है तो भूमंडलीय तापमान यानी जो तापमान है वो बढ़ा है और ओजोन परत जो है उसका भी कहीं न कहीं क्षरण हुआ है। क्योंकि ओजोन परत यह एक ऐसी परत होती है दोस्तों, यह वायुमंडल के जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है यह ओजोन परत, ठीक है। इसका काम यह होता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकना, उनको फिल्टर करना, उनको रोक करके फिल्टर करके हमारे पास भेजती है, ठीक है। तो इस तरह से यह ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे जीवन के लिए। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, ठीक है। किससे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण भी है और भू निम्नीकरण। दोस्तों भू निम्नीकरण क्या होता है, दोस्तों क्या होता है कि किसी भी भूमि पर हम लगातार कृषि कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती, और इसी कम होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भू निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण, ठीक है। कारक का मतलब होता है दोस्तों कारण, तो भूमि का निम्नीकरण का कारण क्या है, ठीक है। तो भूमि की निम्नीकरण हुआ है, भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हुई है, क्षरण हुआ है, उसका कारण क्या है, ठीक है। मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को भू निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। भू निम्नीकरण के कारण निम्न हमारा क्या है, खनन, ठीक है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। वनोन्मूलन जैसे मान लेते हैं कि कोई कहीं पे अगर खदान खोद रहा है तो खदान खोदते समय वहाँ पे जो पेड़ पौधे आते हैं उन पेड़ पौधों को जो है तो उखाड़ के लोग वहीं पे फेंक देते हैं, वही होता है वनोन्मूलन, यानी कि वन को उखाड़ कर फेंक देना, पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक देना ही वनोन्मूलन होता है, ठीक है। तो वनोन्मूलन भूमि के निम्नीकरण का कारण है, क्योंकि जो है तो वन जो है तो मृदा के जो कटाव होता है उसको कटाव करने से रोकते हैं, ठीक है, और वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जिसकी वजह से हमें कृषि कार्य करने में आसानी होती है और पानी मिलने से अच्छी उपज हम ले सकते हैं। लेकिन वनों को उखाड़ के फेंकने से हमारे सामने कई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। भूमि का निम्नीकरण तो होता ही है, उसकी उपजाऊ शक्ति का कटाव होता है, उपजाऊ जो मृदा है वह कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाती है, इसकी वजह से उसका निम्नीकरण भी हो जाता है। उसके अलावा और भी जो है तो वन के कट जाने से हमारे सामने और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो कारण है भूमि के निम्नीकरण का वो है अति पशुचारण। पशुचारण का मतलब है दोस्तों जो है तो मवेशियों को चराना, ठीक है। गुजरात का राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। दोस्तों क्या है कि पशु जब जो है तो घास को पकड़ के नोचते हैं तो नोचते समय आपने देखे होंगे कि कुछ घास को वो पूरी तरह से नोच लाते हैं और कुछ जो है तो आधी नोच पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है तो जो घास उखड़ जाती है उसके साथ मिट्टी भी कहीं न कहीं उखड़ के आ जाती है, और जब भीषण बारिश हुई या तूफान आया तो वह मिट्टी क्या है कि उसका परिवहन हो जाता है, अपरदन हो जाता है उसका, इसकी वजह से जो है तो भूमि का निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। और इसीलिए अति पशुचारण से भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ शक्ति है वो कहीं न कहीं समाप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इसी में भूमि के निम्नीकरण का जो नेक्स्ट कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई,
जब हम हद से ज़्यादा उसकी सिंचाई करेंगे ज़मीन की, तो ज़मीन में जो उपजाऊ मृदा है वो ऊपर से बह करके और नीचे चली जाएगी। ठीक है। पंजाब और हरियाणा पूरा तरह से वो कृषि क्षेत्र है, 80% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो वहाँ पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण का कारण है। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि कार्य होता है, तो सिंचाई भी होती है। तो सिंचाई के कारण भी वह पानी जब फसलों में जाता है तो कहीं ना कहीं मिट्टी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान बहा के ले जाता है। ठीक है। तो अधिक सिंचाई से जो है तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है। इसके कारण भूमि में लवणता और क्षारीयता बढ़ी है। ठीक है। लवणता यानी कि जो है तो उसमें जो है तो खारापन आया है और उसमें जो क्षारीयता आ गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मृदा अपरदन को जो है तो रोकने के उपाय क्या हैं। ठीक है। अपरदन, दोस्तों अपरदन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का, ठीक है, हवा के माध्यम से, प्राकृतिक कारकों जैसे हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। दोस्तों मिट्टी का कटाव नहीं है अपरदन, कटाव अलग चीज़ है। कटाव को जो है तो हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है। और जो वहाँ पे जो है तो जा करके जब वो जहाँ पे वो जमा हो जाती है उसको निक्षेप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मृदा का अपरदन होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है। तो पहला है इसमें बांध बनाना। ठीक है। हम बांध बना करके मृदा का जो अपरदन है, मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है बहकर, ठीक है, नालों के माध्यम या नदियों के माध्यम से जो जाती है, नदियों नालों में जो पानी का जो तीव्र प्रवाह होता है यह रुक जाता है बांध बनाने से। ऐसी स्थिति में मृदा का जो कटाव है वह कम होता है। ठीक है। वृक्षारोपण, मृदा के कटाव का अन्य कारण है वृक्षारोपण। मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अधिक कारगर तरीका है। ठीक है, वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्ष को लगा देना। ठीक है, रोप देना वृक्ष को। ठीक है। वृक्षारोपण से क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वह मृदा के कटाव को कम करते हैं, इसलिए क्योंकि जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को जो है तो पूरी तरह से जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से मृदा का कटाव नहीं हो पाता है। आप लोग देखे होंगे कि बारिश के टाइम में मृदा के जो पेड़ हैं, पेड़ के नीचे की जो मृदा है वो बहुत टाइट होती है, इसके कारण उसका प्रवाह नहीं हो पाता है। लेते हैं यहाँ पे जो है तो पशुचारण पर नियंत्रण। ठीक है, जो पशुओं को लोग चराते हैं ले जा कर के घास को, ठीक है, उसके जो चरने की जो प्रक्रिया है, जो चराते हैं उसमें कमी किया जाए। ठीक है, जिसके कारण जो है तो मृदा का अपरदन होने से बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि पशुओं की खुरों से मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भूमि जो है तो वनस्पति विहीन हो जाती है, क्योंकि वह अगर जो चरते हैं जब, तो जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो वहाँ की वनस्पति है, उसको भी कहीं ना कहीं वो चर लेते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में जो है तो कहीं ना कहीं मृदा का अपरदन होता है। अतः सरकार को चराई के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है खेतों की मेड़ बना करके। ठीक है, खेतों की मेड़ मजबूत बनानी चाहिए ताकि पानी के बहाव से मिट्टी बह ना सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।